राज्यपाल रांची में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय एकता और देश के नव निर्माण में लौह पुरुष के योगदान को सराहा। बाबूलाल मरांडी का असम में चुनाव प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज। निवेश की दी संज्ञा, कहा भाजपा झारखंड में निभा रहा सजग विपक्ष की भूमिका। लातेहार धूमधाम से मना रहा जिला स्थापना दिवस। रन फॉर लातेहार सह सद्भावना दौड़ का आयोजन। प्रतिभागियों ने दिया विकास और समृद्धि का संदेश। और रांची में सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी। आज भी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में दिखा हॉकी का जादू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। देश की 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के नेता प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का आज केरलम के तिरुवल्ला में चुनावी सभा के दौरान स्वागत और अभिनंदन हुआ। ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ചേട്ടനെ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഷാളിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ എൻഡിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ശ്രീ അനൂപ് ആന്റണി കഥകളിയുടെ കിരീടം നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തിരുവല്ലയുടെ വികസനത്തിനായി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ MLA മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കൂടി അനൂപ് ആന്റണി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നു. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की व्यस्तताओं के बीच चेन्नई में आज संगीतकार रमेश विनायकम से मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान की सराहना की। मौके पर श्री विनायकम ने प्रधानमंत्री को गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम निर्माण की दिशा में प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। And the ragas come from the oscillations of the music. So, sa re ga ma pa dha ni sa ni da pa. So this is an Hindustani sort of. But in the south, sa re ga ma pa da ni sa. That is Bilaval and this Shankarabharana. All these things comes out only because of the oscillations of the gamakas. That gamakas were never written and thought to be not writable at all. Rama Nama me Tudi Rama Nama me Tudi Rama Nama me Shruti Rama Nama me Tudi. Wow. रांची में आज सरदार पटेल स्मृति समिति की पहल पर आर्यभट्ट सभागार में लौह पुरुष की 150वीं जयंती के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरदार पटेल के योगदान को रेखांकित किया। श्री गंगवार ने कहा कि देश के 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना काफी मुश्किल काम था, जिसे लौह पुरुष ने संभव बनाया। राज्यपाल ने सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में राष्ट्रीय एकता, सुशासन और समावेशी विकास को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, विधायक सीपी सिंह और रांची की महापौर रोशनी खलखो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल विचार और विरासत पुस्तक का भी विमोचन हुआ।
इतिहास के पन्नों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाएं और अपने विचारों, व्यवहार तथा कर्तव्य में उनके सिद्धांतों को आत्मसात करें। आज हम सभी एकता को और अखंडता को सर्वोपरि रखने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने असम में चुनाव प्रचार में लगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज कसा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के मुखिया को प्रदेश के विकास में कोई खास रुचि नहीं है। झामुमो असम में विधानसभा चुनाव में बेहद कम सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये चुनावी सरगर्मी पार्टी के लिए निवेश की तरह है। एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा झारखंड में सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। लगता है कि वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, जो कोई भी कह सकता है यार 20, 22 या 18 सीट पर चुनाव लड़ोगे तो क्या कर रहे हो लोग, उसमें अगर 2-4 जीत गया तो उससे भी वो पैसा कमाएंगे। सरकार तो उससे वो बना नहीं सकता है। और या कि चाय बागान में कहीं एक आध दो चाय बागान तो खरीदने के लिए नहीं घूम करके देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे, पता नहीं है। क्योंकि बंगाल पड़ोस में यहाँ नहीं देख रहे उनके हालचाल, कहाँ गया हुआ है, असम गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी शंका पैदा करता है कि आखिर असम गया है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कौन देगा वोट। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने विस्थापन को राज्य के लिए बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस विषय पर आंदोलन तेज करेंगे ताकि आदिवासियों और मूलवासियों को उनका हक मिल सके। बोकारो दौरे के क्रम में उन्होंने अन्य गणमान्य लोगों के साथ सेक्टर 11 में शहीद प्रेम प्रसाद महतो की प्रतिमा का भी अनावरण किया। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश भर में रेल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पलामू के सांसद वीडी राम ने बताया है कि धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का अब नियमित परिचालन होगा। रेलवे बोर्ड ने पत्र के जरिए उन्हें इस बात की जानकारी दी है। इस ट्रेन का शुभारंभ 6 अप्रैल को धनबाद रेलवे स्टेशन से होगा। सांसद वीडी राम 7 अप्रैल को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना करेंगे। इस रेल सेवा से मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। खाड़ी देशों में संघर्ष के बावजूद भारत में एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई लगातार जारी है। एक और जहाज एलपीजी टैंकर लेकर भारत आ रहा है। इससे पहले भी भारतीय कूटनीति की वजह से कई अन्य जहाज भी देश के विभिन्न बंदरगाहों में पहुंचे हैं। सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज पर लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो पूरे मार्च महीने में यह हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। जी हाँ, तो आइए भारतीय कूटनीति के दबदबे पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत लगातार अपना परचम फहरा रहा है। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा है कायम और अब आ रहा है 7वां एलपीजी टैंकर। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा कायम और 7वां एलपीजी टैंकर अब भारत आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी, जिसका है भारतीयों को इंतजार, जो कि जल्द ही भारत पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर हम जिक्र करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने पार कर लिया है और हॉर्मुज पार करने वाला ये 7वां जहाज है। केंद्र सरकार ने पश्चिमी एशिया संकट के मद्देनजर 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर छूट दी है, जिसका व्यापक रूप से स्वागत हो रहा है। इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की है। आज दुनिया में एक वेस्ट एशिया में वॉर के कारण बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिलेड आ रहे हैं क्योंकि सप्लाई चेन पूरा इम्पैक्ट हो गया है। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने
एम्पावर्ड कमेटी सेक्रेटरीज की बनाई है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अप्रिशिएट करती है गवर्नमेंट के स्टेप्स को, और रिसेंटली जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, एक तो रोड टैप को रिवाइव कर दिया है ओरिजिनल रेट को सितंबर तक के लिए, और कल गवर्नमेंट ने कस्टम को भी 40 प्रोडक्ट्स को एग्जम कर दिया है कस्टम ड्यूटी से। हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इन सब स्टेप्स के लिए, और हम सब मिलके पेशेंट को इंश्योर करेंगे कि दवाओं को मिल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज स्वरोजगार करने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनती जा रही है। रांची के अनिल महली इसकी एक मिसाल हैं, जिन्हें इस योजना के जरिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिला। रांची के अनिल महली मोबाइल एसेसरीज और रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए उन्हें पूंजी की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवेदन किया, जहां से उन्हें करीब 3 लाख रुपए का ऋण आसानी से मिल गया। इस आर्थिक मदद से अनिल ने अपनी दुकान को नया रूप और बड़ा आकार दिया। कस्टमर को सर्विस सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, इसलिए हमने मुद्रा लोन का अप्लाई किया, और जिसमें 3 लाख का हमें लोन मिला, जिससे हम अपना दुकान को मतलब बढ़ाएं और सामान लाएं, तो जिससे मेरा मतलब अभी दुकान ठीक ठाक चल रहा है, कस्टमर लोग भी संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए इसे और अधिक विस्तार दिया है। बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मुद्रा स्कीम उन छोटे व्यापारियों को छोटा लोन देकर धीरे धीरे अगर वो लोन अच्छा चलाते हैं तो बैंक उनका परफॉर्मेंस देखकर फर्दर लोन जो है, जो 50,000 से अगर मान लो किसी ने स्टार्ट किया तो सर फर्दर उसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक, और उसके बाद फर्दर मुद्रा के बाहर भी चला जाए तो बैंक उसके परफॉर्मेंस देखकर और भी लोन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न सिर्फ एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया और संस्थान के कार्यों की समीक्षा की। आज पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया परिसर का दौरा किया। 1992 बैच के IAS अधिकारी चंचल कुमार ने 1 अप्रैल को मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। FTII परिसर में उनका स्वागत संस्थान के निदेशक धीरज सिंह ने किया। इस दौरान नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम सहित MOE के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उन्होंने उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें, सचिव आज संस्थान में अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राज्य में जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड संशोधन को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झासा ने 6 अप्रैल से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दिया है। इसका असर रिम्स, रांची सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों पर पड़ सकता है। हड़ताल से OPD सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। लातेहार अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज रन फॉर लातेहार सह सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। जिला स्थापना दिवस पर आयोजित ये दौड़ समाहरणालय परिसर से शुरू होकर कारगिल पार्क तक जाकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखा गया तथा सभी ने एकजुट होकर लातेहार जिले के विकास और समृद्धि का संदेश दिया। कारगिल पार्क में वीरों को नमन किया गया। जिला खेल स्टेडियम में छऊ नृत्य, ट्राइबल फैशन शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
गरबा समाहरणालय में मंडल डैम और कांडी वितरणी योजना की समीक्षा हुई। अवशेष कार्य शीघ्र पूरा करने, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने और 100% मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खूंटी जिले में HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन, लक्ष्य प्राप्ति और जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान फीस वृद्धि, किताब बदलाव और अवैध शुल्क वसूली के मामले सामने आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शो कॉज नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। लातेहार जिला स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। भव्य, सुव्यवस्थित और समयबद्ध आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गुमला में उपायुक्त के निर्देश पर रसोई गैस की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लगातार निरीक्षण से घरेलू गैस की होम डिलीवरी व्यवस्था सुचारू हुई है। अब उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बोकारो के चास स्थित मुस्कान अस्पताल में DCI जनात झा ने DPRO मोहम्मद सफीक आलम के पिता का हालचाल जाना। चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए और अन्य मरीजों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को संवेदनशील सेवा देने को कहा। सिमडेगा में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं। मामलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रांची में सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। आज भी खिलाड़ियों ने एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में हॉकी का जादू दिखाया। आज पुल ए और पुल बी के बीच मैच हुए जिसमें टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इधर कल हुए मुकाबलों में गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने अपने मैच जीते। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली और मुंबई के बीच टक्कर होगी। गुजरात और राजस्थान की टीमें भी भिड़ेंगी। कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को 5 विकेट से पराजित किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। गुजरात को पहले मैच में हार का दंश झेलना पड़ा है, जबकि RR की टीम ने जीत दर्ज की थी। भारत खेल सामग्री का ग्लोबल हब बनता जा रहा है। दिल्ली में आयोजित इंडिया स्पोर्टिंग गुड्स फेयर में प्रदर्शित फिटनेस उपकरण, स्पोर्ट्स वेयर और एक्सेसरीज अंतर्राष्ट्रीय बायर्स को आकर्षित कर रहे हैं। खेल के विश्व पटल पर देश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। खिलाड़ी जहां अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं देश का खेल सामग्री उद्योग भी लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहा है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में आयोजित इंडिया स्पोर्टिंग गुड्स फेयर में देखने को मिला, जहां कोशिश इस बात की है कि देश को किस तरह से खेल सामग्री विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। दरअसल देश का लक्ष्य खेल सामग्री के निर्यात को 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए तक करना है, जिसके लिए प्रत्येक निर्माता को अपने उत्पादन का पैमाना लगभग 25 गुना बढ़ाना होगा। वैसे खेल कंपनियां खुद के सामने इस चुनौती को लेकर उत्साहित हैं और उनके मुताबिक देश के खेल बाजार में न सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि विश्व बाजार का झुकाव भी भारतीय बाजार की ओर तेजी से हुआ है। तो अगर इस एग्जीबिशन को भी हम अगर कुछ और साल देंगे, 4-5 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये बहुत डिसेंट साइज पे ग्रो हो जाएगी। अगर आप देखिए जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, सबके वर्ल्ड क्लास स्टॉल लगे हुए हैं। ये वही इस तरीके के स्टॉल हम जर्मनी में या US में या बाहर कंट्रीज में लगाते हैं। अब उस क्वालिटी के अगर स्टॉल इंडिया में लग रहे हैं, उस क्वालिटी का डिस्प्ले है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये ग्रो करेगा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स करने का फैसला लिया, तो उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स ने ये भी डिसाइड किया कि टारगेट ये रहेगा कि जितना इक्विपमेंट यूज़ हो उसमें मैक्सिमम उसमें इंडिया में बना हुआ यूज़ हो, क्योंकि अभी काफ़ी इक्विपमेंट इंपोर्ट भी होता है। तो उसके लिए इस बजट में एक स्कीम भी लॉन्च की गई है जिसमें स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
तो आइडिया है कि 2030 तक यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बने। तो ये जो एग्जीबिशन है ये डायरेक्टली उसको कंट्रीब्यूट करती है। हम बायर्स को, मैन्युफैक्चर को, सबको यहाँ इकट्ठा किया है लाके। इंटरनेशनल बायर भी आए हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो जैसा डिमांड बढ़ेगी नई फैक्ट्रीज भी लगेंगी और अभी नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का भी फैसला लिया है मिनिस्ट्री ने अलग अलग रीजन्स में। इस फेयर में स्पोर्ट्स गुड्स, फिटनेस उपकरण, स्पोर्ट्स वियर और एसेसरीज प्रदर्शनी के तौर पर सामने हैं, जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और अन्य उपकरणों के उत्पादकों और खरीदारों को एक मंच दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इस एग्जीबिशन का एक उद्देश्य जहां खेल सामग्री के निर्यात को बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों की हर जरूरत को भी समय के साथ पूरा करना भी है, जिसमें काफी हद तक कंपनीज जो हैं वो सार्थक अपने आप को मान रही हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात मौसम की। मौसम के बदले मिजाज की वजह से राज्य में गर्मी पर फिलहाल कई जिलों में ब्रेक लगा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कई इलाकों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 से 7 अप्रैल तक कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। सरायकेला में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। कैंसर के इलाज के लिए देश में लगातार अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। 2 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई थी। ये थेरेपी अब कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। साल 2024 में भारत ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस शोध का नेतृत्व वैज्ञानिक और उनकी टीम ने किया। 2 साल में ये थेरेपी खास तौर पर ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज में प्रभावी साबित हो रही है। ये कार्डिसेल थेरेपी जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे मरीजों में यूज़ करते हैं जिनका जो नॉर्मल कीमोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी लौट के आ गई है या जिस पे कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया है। तो इन मरीजों में जनरली औसतन हम जो रिस्पांस देखते हैं, जनरली कुछ महीनों तक ही बीमारी काबू में रहती है। तो वैसे मरीजों में लगभग हमने देखा कि 50 से 60% मरीजों में बीमारी ठीक हुई है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है। विदेशों में CAR-T थेरेपी की कीमत कई करोड़ रुपए तक होती है, जबकि भारत में विकसित ये थेरेपी उससे काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी वजह से अब विदेशों से भी मरीज भारत आकर इस इलाज का लाभ लेने लगे हैं। पिछले 2 वर्षों में इस थेरेपी के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। कई मरीजों में बीमारी के लक्षणों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और कई मामलों में लंबे समय तक रोग नियंत्रण संभव हुआ है। पूरे देश में यदि आप देखेंगे, सारे कोने पूरे देश के 90 से ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं और जहाँ से 300 से ज़्यादा डॉक्टर जिन्होंने इस थेरेपी का एटलीस्ट एक बार यूज़ किया है। उन्हें 700 के आसपास पेशेंट किए हैं पूरे देश में इन पिछले 2 से 2.5 साल में। अब वैज्ञानिक इस थेरेपी को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उन्नत बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसे और अधिक सटीक, प्रभावी और किफायती बनाने पर शोध कर रही है। हम कैसे सही पेशेंट का चुनाव कर पाए, जिससे जो भी पेशेंट इस थेरेपी का इस्तेमाल करता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए और उसकी टॉक्सिसिटीज़ और जो भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट करके उस पर सही एक्शन ले पाए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI की मदद से इस थेरेपी की लागत और कम की जा सकेगी और इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। इससे न केवल भारत के मरीजों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत जीन थेरेपी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। 2 साल पहले शुरू हुई ये स्वदेशी जीन थेरेपी आज भारत की वैज्ञानिक क्षमता और किफायती स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण बन चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक दुनिया भर के कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन बिताने वाले लोग अब पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। साहिबगंज के पतना प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की तस्वीर बदल दी है। जिनके पास कभी कच्चे और टपकते घर थे, आज वे पक्के मकानों में रह रहे हैं। दिघी गांव के जलाल घोष जैसे मजदूर वर्ग के लोग अब बारिश और मौसम की मार से सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। घाटी और माटी का मकान था, इधर पर पीएम आवास मिला है और शौचालय भी मिला है। पहले तो टूटा फूटा था, तो अभी प्रधानमंत्री घर मिला है, तो उसी में हम लोग बढ़िया रहते। और प्रधानमंत्री योजना घर मिला है, शौचालय मिला है और गैस उज्ज्वला मिला है। सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि इस योजना के साथ उज्ज्वला गैस और शौचालय जैसी सुविधाओं ने भी ग्रामीणों की जिंदगी आसान बना दी है। शर्मापुर गांव के कई लाभुक बताते हैं कि पहले खपरेल और टाली के घरों में रहना मुश्किल था, लेकिन अब पक्की छत के नीचे सुरक्षित जीवन संभव हो पाया है। पहले से पानी का थी से अभी तो टाली छत निकल कर छत डाल दिया है घर। पूरा एकदम गरीब था, पूरा एकदम गरीबे है अभी भी हमारा पहले पूरा एकदम झोपड़ी पहाड़ का झोपड़ी में रहते थे। अच्छा, उसके बाद हमको मिला है तो अभी सुरक्षित में रहते हैं घर के लिए। लकड़ी बैठा कर खाना बनाते हैं, बढ़िया से खाना बनाते हैं। पक्का मकान, स्वच्छता और उज्ज्वला जैसी सुविधाओं ने ग्रामीणों को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाया है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 4 अप्रैल साल 1889 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। ये भारत के लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता रही। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रचार कर नई पीढ़ी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान भी किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का काफी सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। इनकी काव्य कृतियों में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और युगचरण हैं, तो वहीं इनके गद्य कृतियों में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कर इनके योगदान को इंगित किया गया। साल 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रांची में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय एकता और देश के नव निर्माण में लौह पुरुष के योगदान को सराहा। बाबूलाल मरांडी का असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज। निवेश की दी संज्ञा, कहा भाजपा झारखंड में निभा रहा सजग विपक्ष की भूमिका। लातेहार धूमधाम से मना रहा जिला स्थापना दिवस। रन फॉर लातेहार सह सद्भावना दौड़ का आयोजन। प्रतिभागियों ने दिया विकास और समृद्धि का संदेश। और रांची में सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी। आज भी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में दिखा हॉकी का जादू।